अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर गुल रहमान आलमी और आज हमारा थर्ड लेक्चर है डाइजेस्टिव सिस्टम का। हमारे प्रीवियस लेक्चर में या लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम की थोड़ी इंट्रोडक्शन और जो ओरल कैविटी के इसमें ऑर्गन्स जिस तरह टंग हैं, टीथ हैं, उनकी क्या क्या फंक्शंस या किस तरह से रोल प्ले करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, और फेरिंग्स तक हम लोगों ने पढ़ा था कि फेरिंग्स के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो किस तरह से हैं और वो क्या रोल प्ले करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। आज उससे ऑनवर्ड हम लोग ऑनवर्ड मूव करेंगे, जिसमें हम लोग इसोफेगस और लेरिंग्स की एनाटॉमी और उनकी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हम लोग आपको बताएंगे कि इसोफेगस किस तरह से काम करता है, या ये अगर फूड कैरी करते हैं तो किस तरह से कैरी करते हैं, इसके कौन से पार्ट्स या पैरामीटर्स या स्फिंक्टर्स होते हैं, और इसी तरह लेरिंग्स किस तरह से काम करते हैं या क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं इसोफेगस की तरफ। इसोफेगस जो कि एनाटॉमिकली अगर हम लोग देखें तो ये मोस्टली 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब के फॉर्म में होता है, जिसका डायमीटर अप्रोक्सीमेटली 2 सेंटीमीटर का होता है, और ये थोरेसिक रीजन में पाया जाता है, जो कि बिहाइंड द ट्रैकिया एंड हार्ट ये पाया जाता है। एंड ये इसके अगर हम लोग स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट देख लें तो इट स्टार्ट्स विद द फेरिंग्स और ये एंड होता है स्टमक पे, या इट जॉइंस टू द स्टमक। और इसके दो स्फिंक्टर्स होते हैं, एक अबव स्फिंक्टर है जिसको हम लोग अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं, और एक इसका लोअर स्फिंक्टर है जिसको लोअर इसोफेजियल या कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं। और फर्दर इसमें जो भी फूड या जो भी बोलस वगैरह इसमें मूव करता है तो वो एक बोलस के फॉर्म में या वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स के ज़रिए से इसके थ्रू वो मूव कर सकता है और वो टुवर्ड्स द स्टमक जाती हैं वो फूड। इसके अगर हम लोग जो दो स्फिंक्टर्स हैं उनकी फंक्शंस की अगर बात करें तो जो अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर हैं या अपर क्राइसोफेरेंजियल स्फिंक्टर जो हैं, उसका मेन फंक्शन ये है कि एयर को प्रिवेंट करना कि वो डाइजेस्टिव सिस्टम में इंटर हो। जब हम लोग इंस्पायरेशन या एस्पायरेशन कर रहे हो तो उस टाइम पे एयर को ये प्रिवेंट करेगी कि वो इसोफेगस में इंटर ना हो। जिस तरह के जो एपिग्लॉटिस हैं वो ये काम करते हैं कि वो फूड पार्टिकल्स को प्रिवेंट करते हैं कि वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इंटर ना हो या लैरिंग्स और ट्रेकिया में इंटर ना हो। इसी तरह जो इसोफेगस का अपर स्फिंक्टर है उसका ये फंक्शन है कि वो एयर को फिर प्रिवेंट करेगी कि वो डाइजेस्टिव सिस्टम या इसोफेगस में इंटर ना हो और वो डाइजेस्टिव सिस्टम के निज़ाम को डिस्टर्ब ना कर सकें। और जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर हैं जिसको कार्डियक इसोफेजियल स्फिंक्टर भी कहते हैं, उसका मेन फंक्शन ये है कि वो रिफ्लक्स ऑफ एसिड को प्रिवेंट करते हैं। रिफ्लक्स ऑफ एसिड मींस कि एसिड का बैक फ्लो कि स्टमक में जहाँ पर कायम और एसिड प्रेजेंट होते हैं स्टमक के अंदर, ये उस स्टमक वाले एसिड का बैक फ्लो या फ्लो टुवर्ड्स दी इसोफेगस को प्रिवेंट करेंगे, क्योंकि अगर वो बार बार इसोफेगस की तरफ फ़्लो करेंगे तो इससे इसोफेगस जो है इनकी ये एसिडिटी को बर्दाश्त नहीं कर सकते या लो पीएच पे ये डिग्रेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसोफेजियल अल्सर जो है वो काज हो सकता है। इसके दो बेसिक स्फिंक्टर्स थे जो हमने आपको बताए हैं। फर्दर हम लोग मूव करते हैं कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अब फॉर एग्जाम्पल ये बोलस आता है इस इमेज में। बोलस जब आएगा तो इसके जो स्फिंक्टर्स हैं वो क्लोज हो जाते हैं। अगर ये ओपन होंगे तो जो फ्लूइड है वो टुवर्ड्स दी इसोफेगस जो है, अब ये नॉर्मली ये क्लोज हो जाते हैं, लेकिन अगर ये ओपन हो तो जो फ्लूइड है वो या कायम जो है वो टुवर्ड्स दी इसोफेगस मूव करेगी, जिसकी वजह से वहाँ पर ये अल्सर काज कर सकते हैं। और इससे एक प्रॉपर एक मोस्ट कॉमन डिजीज़ जो कि हार्ट बर्न जिसको हम लोग कहते हैं, या जो कि गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ हैं, वो भी इसी वजह से होते हैं कि ये स्फिंक्टर प्रॉपर काम नहीं कर रहा होता है, जिसकी वजह से फ्लूइड या कायम जो है वो टुवर्ड्स या एसिड टुवर्ड्स दी इसोफेगस मूव करते हैं। इस तरह यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। फिर हमारे पास जो इसोफेगस के फंक्शंस हैं, वो सबसे पहला फंक्शन तो इसका ये है कि ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट्स के थ्रू या पेरिस्टाल्टिक कंस्ट्रक्शंस के थ्रू या कॉन्टिन्यूस कंस्ट्रक्शंस के ज़रिए से या सिंपली पेरिस्टालसिस के थ्रू ये फूड और लिक्विड को पास करवाएगी फ्रॉम द ओरल कैविटी टुवर्ड्स द स्टमक तक उनको ले जाएगी। सेकेंड इनका फंक्शन ये है कि ये जो थोरेसिक कैविटी हैं उनसे डाइजेस्टिव सिस्टम को कनेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से ये प्रोटेक्शन भी कुछ हद तक हार्ट और लंग्स को प्रोवाइड करती हैं, मतलब फिज़िकल या बैरोनी प्रोटेक्शन ये कुछ हद तक प्रोवाइड कर सकती हैं। डिफरेंट फैक्टर्स हैं
और इसके दो स्फिंक्टर्स होते हैं, जिसके जो मेन इन स्फिंक्टर्स का एक फंक्शन तो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं कि एक जो है अपर वाला जो है वो एयर को प्रिवेंट करता है डाइजेस्टिव सिस्टम से, और जो नीचे वाला है वो एसिड रिफ्लक्स प्रिवेंट करता है। लेकिन उनके साथ साथ उनका एक और फंक्शन भी है कि वो बोलस को या जो फूड है वो ये कोशिश करते हैं कि उस फूड को आप बोलस के फॉर्म में या स्मॉल पीसेस के फॉर्म में जो है वो आप स्टमक तक लेके जाएं, क्योंकि जब एक लार्ज बोलस या एक लार्ज अमाउंट ऑफ फूड जब स्टमक के ऊपर पड़ता है ऊपर से, तो उनको डैमेज करने के चांसेस हो सकते हैं या डैमेज कर सकते हैं उनको, या ये मोटिलिटी को जो है या पेरिस्टालसिस को जो है वो डिस्टर्ब कर सकते हैं, ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम की पेरिस्टालसिस को। तो इसलिए जो स्फिंक्टर्स होते हैं वो फूड को स्मॉल बोलस में कन्वर्ट करते हैं, जिससे वो प्रॉपर जो है वो फिर बोलस में कन्वर्ट करेंगे, जिससे वो उसकी जो फ्लो है या वो डाइजेस्टिव सिस्टम के निज़ाम को वो फिर डिस्टर्ब नहीं कर सकते होंगे। जिस तरह यहाँ पे आपको नज़र आ रहा हो कि एक बोलस की फॉर्म में पेरिस्टालसिस मूवमेंट की वजह से फूड आ रही है, जो कि स्टमक में फिर इंटर होती है थ्रू द लोअर कार्डियक स्फिंक्टर या लोअर कार्डियक इसोफेजियल स्फिंक्टर के थ्रू। और इस स्फिंक्टर का बेसिक पर्पस भी यही है कि वो एसिड रिफ्लक्स को प्रिवेंट कर सके। जब फूड आएगी तो ये ओपन होगा, नहीं तो ये क्लोज होगा फिर उसके बगैर। और ये जो कॉन्टिन्यूस कंट्रक्शन और रिलैक्सेशन है, ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट्स शो कर रही है, कि जिस तरह की यहाँ पर शो है कि ये कॉन्टिन्यूस पेरिस्टालसिस मूवमेंट्स हो रही हैं, जिससे कॉन्टिन्यूस कंट्रक्शन और रिलैक्सेशन जो है वो शो हुआ है। अच्छा, लेरिंग्स वैसे जनरली जो लेरिंग्स हैं वो रिस्पायरेटरी सिस्टम का पार्ट हैं, लेकिन ये कुछ हद तक ये डाइजेस्टिव सिस्टम में भी रोल प्ले करते हैं। तो इसको हम लोग इन रिस्पेक्टिव ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग इसके फंक्शंस डिस्कस करेंगे, या ये मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम में अपना रोल प्ले करते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने इसको भी साथ यहाँ पे ऐड किया। लेकिन मेनली जो लेरिंग है ये रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट का पार्ट है या उसमें रोल प्ले करते हैं। जिस तरह ये वॉइस प्रोडक्शन में भी रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वोकल कॉर्ड होता है इनके अंदर, जिसकी वजह से वॉइस भी प्रोड्यूस करवाते हैं ये। और ये एक 2 इंच सेंटीमीटर लॉन्ग या 2 इंच लॉन्ग ट्यूब होता है, जो कि फेरिंग्स से स्टार्ट होता है और टुवर्ड्स द ट्रेकिया या विंड पाइप, जिसको आमतौर पर हम लोग कहते हैं, ट्रेकिया तक जो ये जाते हैं। सही। और इसके जिस तरह यहाँ पे आप लोग को नज़र आ रहा होगा कि जो रेड कलर का है, ये बेसिकली फेरिंग्स है, जो कि बहुत ही स्मॉल साइज़ का इंटू जो इसका साइज़ है वो अप्रोक्सीमेटली 2 इंच का है। और ये फेरिंग्स से स्टार्ट होते हैं और ट्रेकिया पे जाके ख़त्म या विंड पाइप पे जाके ख़त्म होते हैं। इसके अगर हम लोग पार्ट्स में डिवाइड करें, सबसे पहले जो अबव स्फिंक्टर हैं या अबव पार्ट जो है वो उसका एपिग्लॉटिस है, जिसका मेन फंक्शन जो है वो एपिग्लॉटिस का ये है कि वो फूड पार्टिकल्स को प्रिवेंट करेगा कि वो विंड पाइप के तरफ या रिस्पायरेटरी सिस्टम की तरफ मूव ना करें। और दूसरा जो है वो इसमें फिर वोकल कॉर्ड्स होते हैं, जो कि वॉइस प्रोड्यूस करवाते हैं। और जो आउटलेट है या जो लोअर स्फिंक्टर जो है उसका है वो फिर ग्लॉटिस या सब ग्लॉटिस हैं, जो कि बेसिकली जो वॉइस की प्रोडक्शन या इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग वगैरह में जो है ये रोल प्ले करते हैं, रिस्पायरेटरी सिस्टम में वो रोल प्ले करते हैं। जो इनलेट हैं, जो एपिग्लॉटिस हैं, वो सिर्फ और सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम में रोल प्ले करते हैं। बाकी जो आउटलेट हैं वो रिस्पायरेटरी सिस्टम, जैसे स्नीजिंग या कफिंग है, उसमें वो रोल प्ले करते हैं। इसके मेन फंक्शंस जो लेरिंग्स के हैं वो एक हैं कि ये स्वेलिंग में हेल्प करते हैं, सेकेंड ये है कि ये ब्रीथिंग में ज़ाहिर सी बात है हेल्प करते हैं, और ये फोनेशन में हेल्प करते हैं। फोनेशन मींस वॉइस प्रोडक्शन। अच्छा, वॉइस प्रोडक्शन के हम लोग आगे लेक्चर्स के शेयर करेंगे इंशाल्लाह, फिजियोलॉजी वॉइस की। तो इसकी जो है 3 स्टेप्स होते हैं वॉइस प्रोडक्शन के। एक इनिशिएशन है, इनिशिएशन ऑफ वॉइस। दूसरा जो है फिर हमारे पास फोनेशन है। तीसरा जो है फिर ये कि आप डिलीवरी ऑफ वॉइस। तो सबसे पहले इनिशिएट जो है ये बेसिकली जहाँ से लंग से हम लोग एयर एक्सहेलेशन स्टार्ट करते हैं, ये एयर एक्सहेलेशन के साथ ही वॉइस जो है वो इनिशिएट हो जाता है। लेकिन वो उस इनिशिएशन को एक उनकी क्वालिटी बेहतर कराना, उनको एक प्रॉपर एक साउंड वेव्स के फॉर्म में जनरेट करना, वो फिर वॉइस कॉर्ड या वोकल कॉर्ड या जो कि लैरिंग्स हैं, इसका ये फंक्शन है, जिसको हम लोग कहते हैं कि ये, और इस स्टेप को हम लोग फोनेशन कहते हैं। फिर थर्ड स्टेप ये आता है कि आप उस वेव्स को वर्डिंग्स के फॉर्म में आप बाहर निकाल लेते हैं, जो कि हम लोग ज़ुबान या टंग के थ्रू जो है वो फंक्शन फिर परफॉर्म करते हैं। तो ये हम लोग आगे डिटेल में इंशाल्लाह इसको हम लोग शेयर कर लेंगे आपके साथ फर्दर। यहाँ पर उसके बाद
बाद फिर फर्दर इसके इनलेट और आउटलेट्स हैं, जो कि फंक्शन हमने पहले भी बताए हैं कि इनलेट जो है वो स्वेलिंग ऑफ फूड में हेल्प करते हैं, ताकि वो प्रिवेंट करती हैं कि वो डाइजेस्टिव रिस्पायरेटरी में इंटर ना हो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में, जिसकी वजह से उनको स्वेलो करवाएंगे। और जो लोअर हैं, जो आउटर इनलेट है, जो ग्लॉटिस हैं, वो फिर स्नीजिंग और कफिंग में बेसिकली रोल प्ले करेगी। यहाँ पर ये एक फर्दर वीडियोग्राफिक इमेज है जिसमें फेरिंग्स और एपिग्लॉटिस की वर्किंग दिखाई है कि जब फूड आप इंटेक करते हैं फेरिंग्स से, जब वो एसोफेगस की तरफ जाएगा तो उस टाइम पे जो एपिग्लॉटिस होगा वो फिर क्लोज हो जाता है, ताकि वो फूड जो है वो विंड पाइप से इंटर होकर यहाँ से इंटर होकर विंड पाइप की तरफ मूव ना कर सकें। और इस फेरिंग्स के बाद ही हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किए हैं कि ये फेरिंग्स जो हैं वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स पर इनिशिएट करवाते हैं, जिस तरह यहाँ पे आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा, ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स या वेव्स के फॉर्म में जा रही है। और ये एक वीडियोग्राफिक इमेज है जो कि वॉइस प्रोडक्शन शो करवाते हैं कि जब आप एयर एक्सहेल करते हैं, वो जब वॉइस कॉर्ड से निकलती हैं तो उसके डिफरेंट नर्व्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं, जो कि आप ज़ाहिर सी बात है ब्रेन की कमांड के अंडर ही ये वॉइस प्रोड्यूस कर सकते हैं। सही है, तो इसमें वो नर्व जो है वो फिर कमांड के थ्रू, नर्व्स की कमांड के थ्रू वॉइस कॉर्ड्स जो है वो, या वोकल कॉर्ड फोल्ड जो है या लेरिंग्स जो है वो इसी तरह से, या वॉइस बॉक्स जो इसी तरह से मूवमेंट शो करते हैं, जिसकी वजह से वो साउंड वेव्स में कन्वर्ट होते हैं। और ज़ुबान जो है इसके थ्रू फिर आप उन साउंड वेव्स को बाहर निकालते हैं। और अगर आप उसको नाक से भी कभी कभी हम आवाज़ निकाल लेते हैं, या बाद लोग नाक से भी बोल लेते हैं, तो इसमें फिर ये है कि उनकी जो साउंड की क्वालिटी है वो फिर प्रॉपर नहीं होगी, क्योंकि मेन जो बोलने का ऑर्गन है वो ओरल कैविटी ही है।